चलिए, सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और विश्वास करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी में पूरी ऊर्जा के साथ लगे होंगे। आने वाला कल आप लोगों का होगा, सफलता आपकी कदम चूमेगी। इन्हीं संदेश के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं हिंदी से कुछ प्रश्नों का अभ्यास करा रहा हूं, जो आगामी महीने में आयोजित होने वाली जीआईसी लेक्चरर परीक्षा, टीजीटी परीक्षा और पीजीटी की परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो बिना मिस किए, बिना देर किए इन अभ्यास रिवीजन करा रहे हैं, इन प्रश्नों का अभ्यास करवा रहे हैं, इन प्रश्नों का, तो इस पे फोकस करिएगा, ध्यान से सुनिएगा और जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे होंगे उसको कागज पे नोट कर लीजिएगा। केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, वीडियो देखिए और जिसको आप जानते हैं उसको आपका रिवाइज होता जाएगा। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है उसको पेन और कॉपी लेके बैठे रहिए, तुरंत उसे नोट कर लीजिए। इससे आपको तैयारी करने में और आसानी मिलेगी। चलिए, तो बिना देर किए मैं शुरू करता हूं हिंदी से इन प्रश्नों को। आप लोग ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर होगा चंद्रबरदाई। ठीक है। दूसरा प्रश्न है भक्ति काल के कितने प्रकार माने जाते हैं? भक्ति काल के कितने प्रकार माने जाते हैं? तो भक्ति काल के 2 प्रकार माने जाते हैं, एक सगुण भक्ति और दूसरा है निर्गुण भक्ति। भक्ति काल के 2 प्रकार हैं, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। कबीर किस भक्ति धारा से संबंधित थे? तीसरा प्रश्न, कबीर किस भक्ति धारा से संबंधित है? तो उत्तर होगा निर्गुण भक्ति धारा। कबीर जो है निर्गुण भक्ति धारा से संबंध है रखते थे। अगला प्रश्न कि रीति काल को और एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? रीति काल को एक और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो रीति काल को श्रृंगार काल भी कहा गया है, रीति काल को श्रृंगार काल भी कहा गया। पर अगला प्रश्न कि आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1850 ईस्वी के आसपास से। 1850 ईस्वी के आसपास से आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है। अगला प्रश्न कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस युग का प्रवर्तक माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवर्तक माना जाता है और आधुनिक हिंदी साहित्य को भारतेंदु युग भी कहा जाता है। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु युग का प्रवर्तक माना जाता है, जिसको आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवर्तक भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न कि बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? बिहारी सतसई के रचयिता है कवि बिहारी दास जो है बिहारी सतसई के रचयिता है। सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि हैं? सूरदास सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं, जो कृष्ण के बाल लीला स्वरूप का वर्णन किया है। तो सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि हैं? सगुण भक्ति शाखा के। रामचरितमानस के लेखक कौन है? रामचरितमानस के लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास। रामचरितमानस के लेखक गोस्वामी तुलसीदास। हिंदी साहित्य का आदिकाल किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का आदिकाल हम वीर गाथा काल को कहते हैं। वीर गाथा काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? हिंदी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा हिंद यूरोपीय भाषा परिवार। हिंद यूरोपीय भाषा परिवार से संबंध रखती है हिंदी भाषा। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा छंद में पहले चरण में 13 मात्राएं और दूसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। यानी पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। और दोहा छंद के ठीक होता है सोरठा छंद। यानी सोरठा छंद के पहले और तीसरे में 11 मात्राएं हो जाएंगी और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्रा है। यानी दोहा और सोरठा दोनों एक दूसरे के विपरीत छंद हैं। तो दोहा छंद पूछा है कि दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा छंद के पहले और तीसरे में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11, यानी कि सम चरणों में 11 मात्राएं, विषम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। रसों की संख्या कितनी मानी गई है? रसों की संख्या 9 मानी गई है। रसों की संख्या कितनी मानी गई है? तो रसों की संख्या 9 मानी गई है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव आपका उत्साह होता है। उत्साह जो है वीर रस का अस्थायी भाव है। अगला प्रश्न कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना,
इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ देखते हैं आप कि एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, इसलिए यहाँ अलंकार हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना में कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। चंदा मामा दूर के, इसमें कौन सा अलंकार है, तो चंदा मामा दूर का में इसमें रूपक अलंकार होगा। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और हमारे चैनल देवभूमि यूट्यूब क्लासेस को अगर आपने नहीं जब सब्सक्राइब किया है तो बिना देर के इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।